वापस आ गया हूं, सीधा 12वीं क्लास में। वही पुराना माहौल, वही लोग। देखो, बाकी लड़के आज भी वही कर रहे हैं। वही पुरानी ग्रीन टी मतलबी स्कूल क्वीन के पीछे पागल हो रहे हैं, उसके लिए दूध पानी ला रहे हैं, उसकी खुशामद कर रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र कहीं और टिकी है। मेरी नज़र उस हाई प्रोफाइल, थोड़ी घमंडी और कूल सीनियर पर है, लो यानरान। लोग सोचेंगे कि मैं उसके पीछे क्यों पड़ा हूं। क्या वो बहुत सुंदर है? क्या उसकी स्टाइल अच्छी है? नहीं यार, ये सब बातें बेकार हैं। सच तो ये है कि पिछली जिंदगी में मैं इतना बेवकूफ़ था कि उस मतलबी लड़की और इस असली खजाने जैसी सीनियर के बीच का फ़र्क ही नहीं समझ पाया। याद है मुझे, पिछली बार उस मतलबी लड़की के लिए दूध खरीदने के चक्कर में मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। एक ट्रक ने टक्कर मारी और मैं 3 साल तक बिस्तर पे पड़ा रहा। वो लड़की एक बार दिखावे के लिए मिलने आई और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। पर वो सीनियर, लो यानरान, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो एक दिन मेरे हॉस्पिटल के कमरे में दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं, वो थोड़ी बिखरी हुई थीं, पर वो वहां थी। और उसके बाद अगले 3 साल तक वही मेरी इकलौती सहारा बनी रही। जब तक उसने नदी में डूबती एक बच्ची को बचाते हुए अपनी जान नहीं दे दी, तब तक वो अकेली थी जो मेरे साथ खड़ी रही। आज मैं वापस वहीं खड़ा हूं, उसी चाय की दुकान पर। मैं सामने देख रहा हूं और लड़की, पिछली जिंदगी में मैं कितना अंधा था जो ये देख ही नहीं पाया कि ये लड़की मुझे कितना चाहती थी। तभी अचानक दरवाजे की तरफ से एक धीमी और कोमल सी आवाज आई, शियाओ शिए शियाओ, क्या तुमने अभी तक नहीं खरीदा? मेरे हाथ में उस वक्त एक चाय का कप था जो अभी भी गर्म था। लो यानरान जानती थी कि ये मैं झोऊ मियान मियान के लिए लाया हूं। तभी झोऊ मियान मियान वहां आ गई। उसने सामने खड़ी लो यानरान को एक नज़र देखा। वो यानरान के सामने काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि उसे लगता था कि लो यानरान चाहे कितनी भी काबिल क्यों ना हो, वो एक मामले में कभी नहीं जीत सकती। और वो था मेरा प्यार। उसे पूरा यकीन था कि मैं उसे पसंद करता हूं, लो यानरान को नहीं। चाहे लो यानरान कितनी भी खूबसूरत या चमक दमक वाली क्यों ना हो, उसका कुछ नहीं होने वाला। ये सोचते हुए झोऊ मियान मियान ने एक मीठी सी मुस्कान बिखेरी और मेरे पास आकर मेरी बांह पकड़ ली। फिर उसने लो यानरान की तरफ देखकर कहा, ओह लो सीनियर, आप यहां क्या कर रही हैं? कितनी इत्तेफाक की बात है ना झोऊ मियान? मियान ने यह कहते हुए अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए, जैसे उसे आदत हो कि मैं हमेशा उसे ही सब कुछ देता हूं। मैंने चुपचाप उस दूध वाली चाय का पैकेट फाड़ा और स्ट्रॉ डाल दी। मेरी ये हरकत देखकर लो यानरान की आंखों में एक पल के लिए उदासी सी छा गई। जैसे ही झोऊ मियान मियान मेरे हाथ से कप लेने के लिए आगे बढ़ी, मैंने झटके से हाथ पीछे खींचा और वही चाय लो यानरान की तरफ बढ़ा दी। मैंने पूछा, पियोगी? वैसे शायद ये थोड़ी ज्यादा मीठी हो, 7 पॉइंट शुगर है इसमें। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आता हूं। लो यानरान मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी और भोलापन था। पास खड़ी झोऊ मियान मियान ने दबी हुई आवाज में थोड़ा रूठते हुए कहा, शिए शियाओ, ये मेरी चाय है। मैंने उसकी तरफ देखा और सीधे शब्दों में पूछा, तुम्हें भी पीनी है? तो जाओ, जाकर खुद खरीद लो ना, वहीं सामने तो काउंटर है। मैंने बड़ी तमीज से सामने वाले काउंटर की तरफ उंगली दिखाकर इशारा कर दिया। झोऊ मियान मियान को धक्का लगा। वो हैरानी और शिकायत भरी नजरों से मुझे देखने लगी। ये क्या बात हुई? ये तुमने मेरे लिए खरीदी थी ना? मैं बाहर इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाहर कितनी ठंड है यार। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ और उस चाय के कप की तरफ देखा। उसकी आंखें और नाजुक गाल धीरे धीरे लाल होने लगे, एकदम मासूमियत का नाटक करते हुए। क्या तुम लो सीनियर से टकरा गए, इसलिए तुमने पहले उन्हें ऑफर कर दिया? शिए शियाओ, तुम सच में बहुत अच्छे हो, उसने बड़ी ही दबी और दुखियारी आवाज में कहा। पास खड़ा मैं उसे ये सब करते देख बस मन ही मन हंस पड़ा। मैंने अपने हाथ में पकड़ा वो चाय का कप वापस खींच लिया और उसे लो यानरान की तरफ नहीं बढ़ाया। जैसे ही मैंने कप वापस लिया, लो यानरान की आंखों में जो थोड़ी सी उम्मीद जागी थी वो पूरी तरह बुझ गई। लेकिन फिर भी उसने अपनी कमर सीधी रखी और बड़े गर्व से कहा, 1 कप चाय मैं खुद खरीद सकती हूं। जो मियान मियान को लगा कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। उसे मजा आ गया कि मैंने कप वापस ले लिया। उसने और लाड़ दिखाते हुए तंज कसा, लो सीनियर के पास तो बहुत पैसा है, वो भला चाय नहीं खरीद सकती? शिए शियाओ, तुमने फालतू में ही ये सब किया। और वैसे भी अब जो चाय लो सीनियर को ऑफर कर दी वो तो मैं छूने भी नहीं वाली। वो अभी कुछ और बोलने ही वाली थी, शायद मुझसे दूसरी चाय मंगवाने की फिराक में थी। आखिरकार जो चीज उसने लो यानरान को देने की कोशिश की थी, उसे लेने में उसकी शान जो कम होती, वो नखरे कर रही थी। उसे वो चाय बिल्कुल नहीं चाहिए थी। लेकिन मैंने भी उसे वो कप देने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा मैंने उसी चाय का स्ट्रॉ अपने मुंह में लगाया और एक घूंट पी ली। फिर अपना फोन निकालकर लो यानरान की तरफ बढ़ा दिया और बोला, ये वाली कुछ ज्यादा ही मीठी है, तुम अपनी पसंद की कुछ ऑर्डर कर लो। मुझे पता है कि तुम 1 कप चाय खरीद सकती हो, पर
मैं तुम्हें ट्रीट करना चाहता हूँ। मेरी इस हरकत और उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करने के अंदाज को देखकर झो मियान मियान सन्न रह गई। उसे अचानक घबराहट सी होने लगी। तभी उसके साथ आया यानशी, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था। अचानक हरकत में आया। पहले तो वो हैरान था और जल रहा था कि मैं लो यानरान को कैसे जानता हूँ, पर अब उसे मौका साफ दिखाई दिया। वो मुस्कुराया और मियान मियान से बोला, मियान मियान, तुम्हें क्या पीना है? मैं मंगवा देता हूँ। मैंने एक नज़र उस यानशी पर डाली। वो मेरा क्लासमेट था और झो मियान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। वो हमेशा से खुद को मेरा जानी दुश्मन मानता था और पहले जब वो मियान के इर्द गिर्द घूमता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। झो मियान का दिल इस वक्त बुरी तरह दुखा हुआ था। उसे तो मेरी हर बात में खुद को प्राथमिकता देने की आदत हो गई थी। ये पहली बार था जब उसने मुझे इस तरह खुद को नजरअंदाज करते हुए देखा था। वो उदास थी, गुस्से में थी और थोड़ी चिढ़ भी रही थी। उसने मुझे जलाने के लिए जानबूझकर यानशी की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है, मुझे ब्लैक शुगर बोबा चाहिए, 7 पॉइंट शुगर के साथ, शुक्रिया। ये कहकर उसने एक नज़र मेरी तरफ डाली। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं हमेशा की तरह उसे रोकूंगा और प्यार से मनाऊंगा, लेकिन उसे यह देखकर झटका लगा कि मैंने तो उसकी तरफ देखना तक छोड़ दिया था। मैं तो मुस्कुराते हुए लो यानरान की ओर देख रहा था और बड़े प्यार से कहा, तुम भी कुछ चुनो न। लो यानरान की धड़कनें तेज हो गई थीं। जैसे ही उसने मेरा फोन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसके अपने फोन की वाइब्रेशन हुई। वो एक पल के लिए रुकी, जैसे अचानक उसे कोई होश आया हो। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और हल्के से बोली, नहीं, रहने दो, मुझे नहीं पीना है। फिर वो अपना फोन उठाकर फोन अटेंड करने बाहर चली गई। ये सब देखकर झो मियान का दिल डूबने लगा। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। आज का शिये शियाओ उसे कुछ बहुत अलग लग रहा था। मैंने एक पल के लिए चिंता भरी नजरों से बाहर की तरफ देखा और फिर खुद ही लो यानरान के लिए 1 कप गर्म दूध वाली चाय ऑर्डर कर दी। उधर यानशी जल्दी से 2 कप चाय लेकर वापस आ गया। वो बड़े नखरे से 1 कप झो मियान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मियान, ये लो तुम्हारी 7 पॉइंट शुगर वाली चाय। अब काफी देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मियान ने जैसे ही कप हाथ में लिया, उसकी भौहें तन गईं। ये तो ठंडी है, उसने सोचा। इतनी कड़ाके की ठंड में क्या ये यानशी सच में पत्थर का दिमाग लेके पैदा हुआ है? लेकिन फिर भी चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए वो धीमी आवाज में बोली, शुक्रिया यानशी, तुम बहुत अच्छे हो। वो देख रही थी कि मैं तो अब उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देखकर उसका चेहरा और बिगड़ गया। फिर उसने एक बार यानशी की तरफ देखा, जो बड़े चाव से उसे निहार रहा था। आम दिनों में तो शिये शियाओ ही उसे घर छोड़ने जाता था। पार्टी खत्म हुए काफी देर हो गई थी, बाकी सब तो कब के निकल चुके थे। आज झो मियान को चाय पीनी थी, इसीलिए शिये शियाओ मैं को उसके लिए चाय लेने रुकना पड़ा था। यानशी भी उसे पसंद करता था, तो वो भी इसी मौके की तलाश में था कि कैसे उसके साथ थोड़े पल बिता सके। लेकिन जिस तरह से आज मैंने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया था, उससे झो मियान को बहुत बुरा लगा। चिढ़ते हुए उसने यानशी से कहा, ठीक है, चलो मुझे घर छोड़ दो। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने एक बार भी सिर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या ये इसलिए है कि पार्टी से पहले उसने जो मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, उसे मैंने ठुकरा दिया था? वो मन ही मन झुंझुलाते हुए अपने हाथ में पकड़ी उस ठंडी चाय को घूरने लगी। तभी यानशी ने जोश में आकर कहा, गाड़ी आ गई है मियान, चलो चलते हैं। झो मियान ने अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए आखिरी बार कोशिश की कि शायद मैं उसे रोक लूं, लेकिन मैंने बस बिना किसी परवाह के हाथ हिलाते हुए कहा, बाय बाय। इतना कहकर यानशी उस उदास और सक पकाई हुई मियान को लेकर चला गया। तभी लो यानरान ने दरवाजे को धक्का देकर अंदर कदम रखा। दोनों अभी बाहर निकले ही थे कि लो यानरान ने उन्हें देखा और वो एक पल के लिए रुक गई। फिर उसकी नजरें सीधे अंदर खड़े मुझ पर टिकी। मैंने जैसे ही उसे अंदर आते देखा, वो गर्मा गर्म चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, 3 पॉइंट शुगर वाली और पूरी तरह फ्रेश दूध से बनी है। रात के वक्त चाय पीने से अक्सर नींद उड़ जाती है, इसलिए ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। लो यानरान ने अक्सर मेरे इस वंजो रूप को देखा था, पर मेरा ये अंदाज हमेशा उस झो मियान नाम की खुशनसीब लड़की के लिए होता था, कभी उसके लिए नहीं। इसीलिए अभी वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करे। वो इतनी हड़बड़ा गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि चेहरे पर क्या भाव लाए। उसने नजरें चुरा लीं और ठंडे लहजे में बोली, ये अपनी मर्जी से क्या कर रहे हो? मैं खुद भी खरीद सकती थी। कहने के बाद उसे तुरंत पछतावा हुआ। उसे लगा अब शिये शियाओ पक्का गुस्सा हो गया होगा, पर उसे क्या पता था। मैं तो बस मुस्कुरा पड़ा। ठीक है, तो अगली बार तुम मुझे लौटा देना, अगली बार तुम मुझे ट्रीट करना। अगली बार की बात सुनते ही लो यानरान की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गईं।
उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान को रोकना मुश्किल हो रहा था, जो धीरे से उसके होठों के कोनों तक पहुंच गई। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ से वो चाय का कप थाम लिया। उसने ऐसे कहा जैसे बहुत ही साधारण बात हो, ठीक है, तो अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट करूंगी। मेरा मन किया कि उसके सिर पर हाथ फेरूं, पर फिर सोचा कि कहीं वो मुझे वही अजीब सा लड़का ना समझने लगे। तभी लो यानरान को कुछ याद आया। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। मुझे याद आया कि उसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है। मुझे लगा शायद वो मुझे प्रपोज करना चाहती है। मैंने उसे रोका। अरे, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ बात करनी है। लो यानरान ने अपने कान छुए, जो शायद शर्म से लाल हो रहे थे। अगली बार बताऊंगी। मैंने एक ठंडी आह भरी। ठीक है, तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। नहीं, ड्राइवर आ गया है, मैं जा रही हूं। लो यानरान को आज मेरा बर्ताव कुछ ज्यादा ही नरम और मीठा लग रहा था। ये सब उसके लिए अजीब था। उसे थोड़ा घबराहट महसूस हो रही थी। उसने हाथ हिलाया और तेजी से मुड़कर निकल गई। मैंने अरे कहकर उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन वो तो पलक झपकते ही दरवाजे से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठने के बाद लो यानरान ने अपने हाथ में पकड़े उस गर्म दूध वाली चाय को देखा और खो गई। सच तो यह था कि वो आज मुझे अपने दिल की बात बताना चाहती थी। भले ही उसे पता था कि मेरे दिल में सिर्फ झो मियान मियान बसी है, फिर भी वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। बिना कोशिश किए हार मान लेना उसे मंजूर नहीं था। घरवाले चाहते थे कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा गाँव खत्म होते ही वो विदेश चली जाए, लेकिन वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लो यानरान ने खिड़की के बाहर देखा और उसके मन में एक उम्मीद जागी। जो उसने आज देखा, उसके हिसाब से शायद अब उसके लिए उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। कम से कम शिए शियाओ मैं की नज़रों में अब सिर्फ झो मियान मियान नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उसे कैसे पता चला कि मुझे 3 पॉइंट शुगर वाली चाय पसंद है। वो आज बहुत बदला बदला सा लग रहा था। उधर मैं भी लो यानरान के जाते ही घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि पापा सोफे पर बैठकर आराम से किताब पढ़ रहे थे। हमारा परिवार काफ़ी खुशहाल था, एक मिडिल क्लास से थोड़ा बेहतर। पापा एक टीचर थे और मम्मी डॉक्टर। एक सुलझा हुआ और सुकून वाला माहौल था। पता चला कि माँ घर पे नहीं है, शायद नाइट शिफ्ट पे गई होंगी। मेरे अंदर आते ही एक लंबी आह भरते हुए देख पापा शिए छिंग श्याओ शाय क्विंग श्याओ ने किताब से नजरें हटाईं और हंसते हुए बोले, क्या बात है बेटा, मुझे देखते ही इतनी लंबी आह क्यों भर रहे हो? पिछली जिंदगी में मेरे एक्सीडेंट के बाद वो हंसते खेलते, इतने सुलझे हुए और खुशमिजाज माँ पापा बस 2 दिन के भीतर ही ऐसे बूढ़े हो गए थे जैसे उन पर 10 साल का बोझ एक साथ आ गया हो। उनके बाल सफ़ेद पड़ गए थे और चेहरे पर झुर्रियों ने कब्जा कर लिया था। वो जो 3 साल थे, मेरे लिए नहीं, उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। ये याद आते ही मेरी आंखों में नमी आ गई, लेकिन मैंने फटाफट अपनी भावनाओं को काबू में किया और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ओल्ड मैन, अभी तक आप सोए नहीं? अरे भाई, मैं भी सोना चाहता हूं। पापा अपनी किताब बंद करते हुए सोफे से उठे। पर तुम्हारी माँ का हुक्म है। पिछले 2 दिनों से तुम ठीक से सो नहीं पा रहे थे, तो उन्हें लगा शायद तुम्हें कोई बेचैनी या अग्नि हीट चढ़ी है। उन्होंने साफ कहा कि तुम्हारे लिए मीठी डिश शुगर सूप बनानी है। वो ये कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गए और अपनी पुरानी मजाकिया अंदाज में बुदबुदाने लगे, देखो, मेरी बीवी को तुम्हारी परवाह मुझसे भी ज्यादा है। मैं उनके पीछे पीछे चला गया और उन्हें देखा। उनकी कमर अभी भी पूरी तरह सीधी थी। उनका वो रौबदार व्यक्तित्व वैसे ही बरकरार था। क्या मैं सच में आपका ही बेटा हूं? मैंने हल्के मजाक में पूछा, पर अंदर ही अंदर मेरा गला भर आया था। सच तो यह था कि पिछले 2 दिनों की मेरी वो बेचैनी और नींद न आना उस बेवकूफ़ाना प्रपोजल की तैयारी थी। मैंने अपनी स्कॉलरशिप के उन पैसों से, जिन्हें मुझे अपने पेरेंट्स पर खर्च करना चाहिए था, उस ग्रीन टी लड़की के लिए महंगी चेन खरीदी थी। कहा है प्रपोजल तो फेल हो ही गया था, पर आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने क्या खोया और किसे गंवाया। पापा, जो हर रात समय पर सो जाते थे, वो आज भी सिर्फ इसलिए जाग रहे थे ताकि मैं आकर ये शुगर सूप पी सकूं। पापा ने बड़े प्यार से कटोरे में सूप निकाला, एक मेरे लिए और एक वो जो मम्मी के लिए रखा था। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा कि मैं पीछे खड़ा हूं और मेरी आंखें बुरी तरह लाल हो रखी हैं, वो सकपका गए। अरे भाई, इतना भी भावुक मत हो, उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा। क्या बात है, पैसे खत्म हो गए क्या? अगर पॉकेट मनी मांगनी है तो मांग ले बेटा, उसके लिए रोने की क्या जरूरत है? ये कहकर उन्होंने मेरी तरफ एक तिरछी नजर डाली। मैंने भी चेहरे पर थोड़ी हंसी लाने की कोशिश की। क्या आपको लगता है मैं ऐसा हूं? बस अचानक महसूस हुआ कि आप लोग मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। पापा एक पल के लिए ठिठक गए। उन्हें महसूस हुआ कि आज का उनका बेटा कुछ अलग लग रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, मैंने उनके हाथ से वो कटोरा लिया और बाहर की तरफ चल पड़ा। पापा मेरे पीछे पीछे आए और एक लंबी सांस लेते हुए बोले, देखो बेटा, कोई बात हो तो पापा से कह सकते हो। तुम अब बड़े हो रहे हो, लेकिन आजकल तुम अपनी बातें हमसे शेयर नहीं करते। ये नॉर्मल है, पर इतना याद रखना,
अगर कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जो तुम अकेले ना संभाल सको तो घर जरूर आना। अभी तुम बहुत छोटे हो। मैंने सिर झुकाकर शुगर सूप का एक घूंट भरा ताकि वो मेरी नम आंखें न देख सकें। तपता है ओल्ड मैन, आप बहुत ज्यादा बोलते हो। मैंने बिना ऊपर देखे कहा, आप जाके सो जाइए, वरना जब मम्मी वापस आएंगी तो आपको दोबारा उठना पड़ेगा। तभी मेरी बात के साथ ही एक आंसू उस सूप के कटोरे में जा गिरा। पापा ने मेरी तरफ देखकर बस इतना कहा, ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये अजीब लड़का। बस सूप पीकर वहीं छोड़ देना, कल सुबह मैं धो लूंगा। जल्दी सो जाना, रोज रोज रात भर जागना ठीक नहीं है। पापा ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, पर दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें फिर कुछ याद आया और पलट कर पूछा, पैसे तो है ना तुम्हारे पास? तुम अक्सर उस अपनी दोस्त की मदद करते रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद के पास ही कुछ न बचा हो? मेरे माता पिता सच में वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। काश पिछली जिंदगी में मैं उनका एक अच्छा बेटा बन पाता। जी पापा, पैसे हैं मेरे पास। आप सो जाइए, अब और मत सोचिए, मैंने जवाब दिया। पापा ने फिर कुछ नहीं कहा और कमरा बंद कर लिया। मैं अकेला लिविंग रूम में बैठा रहा। बहुत देर तक मैं बस सोचता रहा। पिछली जिंदगी के वो 3 साल, अस्पताल की कड़वी दवाइयां, वो सुइयां और मेरे शरीर की वो लाचारी। मेरी मम्मी, पापा और लो यानरान वो लोग ही थे जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया था। वो दिन रात मेरे पास बैठते थे, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे। इस बार मैं सब बदल दूंगा। लो यानरान के लिए मैं एक बेहतर सहारा बनूंगा और अपने माँ पापा को वो खुशियां दूंगा जिसके वो हकदार हैं। उन्हें अब कभी शर्मिंदा या दुखी नहीं होने दूंगा। रही बात झो मियान मियान की, बस अब बहुत हुआ। अब उसे ऐसे ही खत्म कर देना ही बेहतर है। ये सोचते हुए मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरे पास लो यानरान का नंबर या सोशल मीडिया हैंडल तो है ही नहीं। मैंने माथा पीटा और अपने फोन में एक एक करके सारे कॉन्टैक्ट्स छान मारे, पर वो कहीं नहीं मिली। मैंने भारी मन से लिन यू को मैसेज किया। उसका प्रोफाइल पिक्चर एक बास्केटबॉल और कोर्ट की फोटो थी। भाई, तेरे पास लो यानरान का वीचैट है क्या? उसने बड़ी जल्दी रिप्लाई किया। पहले एक बड़ा सा भेजा और फिर लिखा, क्यों बे कुत्ते, क्या अब तो किसी और के पीछे लट्टू होने की तैयारी में है? पर चल, ये वाली कम से कम उस पहली वाली से लाख गुना बेहतर है। ये लिन यू ही था। हमेशा बातों में जहर घोलकर बात करना उसकी आदत थी। सच तो ये है कि अब हमारी दोस्ती टूट चुकी है। उसे मेरा झो मियान मियान के लिए कुत्ता बनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। आज रात जो मैंने कावाई प्रपोजल पार्टी रखी थी, वो तो गुस्से के मारे वहां आया ही नहीं था। लेकिन मुझे वो दिन याद था जब मैं एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में पड़ा था। तब लिन यू ही था जिसे जब पता चला कि मैं झो मियान मियान के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल बैठा था, तो वो लिन यू जिसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। पर जब वो स्कूल अपना एडमिशन लेटर लेने गया तो उसने भरी महफिल में झो मियान मियान को ऐसी गालियां दी कि वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी। और तो और, जब उसने मियान मियान को किसी और के साथ करीब देखा तो उसने अपना आपा खो दिया और लड़ पड़ा। उस मारपीट में दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए और सामने वाला बंदा थोड़ा रसूखदार निकला। उस एक गलती की वजह से लिन यू को पुलिस रिकॉर्ड अंधे झेलना पड़ा, जिसकी वजह से उसका सरकारी नौकरी का सपना हमेशा के लिए टूट गया। आज जब मैंने लिन यू का वो कड़वा मैसेज पढ़ा तो मेरा दिल भर आया। आंखों में नमी के साथ एक छोटी सी मुस्कान भी आ गई। मैंने एक वॉइस मैसेज भेजा, कल बास्केटबॉल खेलने चलेगा? उधर से थोड़ी देर बाद जवाब आया। उसका लहजा अभी भी वही गुस्से वाला था। क्या खाकर खेलूं भाई? होमवर्क अभी पड़ा है, परसों स्कूल खुल रहा है, जब वापस आऊंगा तब देखेंगे। उसने इतना कहा और साथ में एक वीचैट कार्ड, वीचैट आईडी भेज दिया, लो यानरान की आईडी। उसे पता था कि मुझे उसकी क्या जरूरत है और शायद आज भी वो मेरे लिए उतना ही वफादार था। साथ में एक और मैसेज भी आया, इतनी बड़ी क्लब मेंबर होकर भी तेरे पास उसकी आईडी नहीं थी? शर्म आनी चाहिए। मैंने तुरंत उसे थैंक यू पापा वाला एक फनी स्टिकर भेजा और लो यानरान की वो प्रोफाइल ओपन की। उसे खोलते ही मैं सन्न रह गया। वो पहले से ही मेरी फ्रेंड लिस्ट में थी। मैंने जल्दी से चैट बॉक्स खोला और जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। पुरानी चैट हिस्ट्री इतनी साफ थी कि वो आंखों में चुभने लगी। हर साल, हर त्योहार पर और यहां तक कि मेरे जन्मदिन पर भी लो यानरान मुझे ठीक समय पर विश करती थी। और मैं भी कितना बड़ा पत्थर दिल था, बस एक रूखा सा थैंक यू लिखकर कन्नी काट लेता था। मेरी आंखें भर आईं। मैंने नजरें हटा लीं, पर अब वो हिम्मत नहीं जुट पा रही थी कि मैं उसे पहला मैसेज भेजूं। लो यानरान की जिंदगी में और कितने ऐसे राज थे जो मुझे पता ही नहीं थे। मैंने धीरे से उसका मोमेंट्स व्हाट्सएप स्टेटस /मोमेंट्स चेक किया। उधर दूसरी तरफ झो मियान मियान घर पहुंची। उसके घर में सन्नाटा था। उसकी दादी बहुत पहले सो चुकी थी। वो जिस जगह रहती थी वो इलाका काफी पुराना था, जहां बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से नहीं थीं। सीढ़ियों की लाइट भी महीनों से खराब पड़ी थी और यानशी भी किसी पत्थर की तरह बस उसे नीचे छोड़कर चला गया। इस वक्त झो मियान मियान को मेरी याद सताने लगी। इन सालों में मौसम कैसा भी हो,
तेज बारिश हो या कड़ाके की ठंड, मैं हमेशा उसे उसके दरवाजे तक छोड़ने आता था। झो मियान मियान अपने कमरे में दाखिल हुई और अपना फोन निकालकर चेक किया। कोई मैसेज नहीं था, मेरे पास से कोई कॉल या टेक्स्ट नहीं आया था। उसे गुस्सा आ गया और उसने झटके से अपना फोन बिस्तर पर पटक दिया। शिए शियाओ, हद होती है किसी के बर्ताव की। अभी थोड़ी देर पहले तो वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर मैं माफी मांग लूं तो वो बड़ी मुश्किल से मुझे माफ कर देगी, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझसे बात नहीं करेगी। उसने अपने गले में पड़ी वो चेन छुई जो मैंने आज रात उसे गिफ्ट की थी। फिर गुस्से और दिखावे में उसने अपना फोन उठाया और अपना मोमेंट्स अपडेट किया, जिसमें बस एक लाइन लिखी, आज की रात बहुत ठंडी है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, भले ही शायद अब तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। ये लिखकर उसने पोस्ट किया और फिर पूरी बेसब्री के साथ मेरे रिप्लाई का इंतजार करने लगी। लेकिन अफसोस, पूरी रात गुजर गई, अगली सुबह हो गई, पर मेरी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। स्कूल खुलने का पहला दिन था। लिन्यू बहुत जल्दी आ गया था और उसने देखा कि क्लास में काफी भीड़ हो चुकी थी। लिन्यू अंदर आया और मुझे देखते ही तंज कसते हुए बोला, ओह, आज इतनी जल्दी, क्या बात है, आज अपनी प्रिंसेस को लेने नहीं गए? पहले तो मैं स्कूल के गेट पर खड़ी बस से भी ज्यादा पाबंद था। रोजाना झो मियान मियान को घर से लेना और छोड़ना जैसे ये मेरी ड्यूटी हो। लिन्यू को इसकी आदत हो गई थी, इसलिए आज मुझे क्लास में इतनी सुबह अपनी सीट पर बैठे देखकर उसे ये कुछ अजीब और अनचाहा सा लगा और उसने मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा। मैंने अपनी किताब से नजरें उठाई और उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा ज्ञान मत झाड़, ये सुबह सुबह की बकवास बंद कर, तेरे लिए नाश्ता लाया हूं, जल्दी निपटा ले, अभी क्लास टीचर आने वाले हैं। लिन्यू ने अपनी मेज पर रखे सोया मिल्क और जियानबिंग गुओजी सेम्पिंग गोज की तरफ देखा। उसकी तेवर थोड़े नर्म तो पड़े, लेकिन लहजा अभी भी वैसा ही अकड़ू था। मेरे घर में खुद नाश्ते की दुकान है, मेरे लिए ये सब क्यों लाया? कहने को तो उसने ये कहा, लेकिन खाने में उसने जरा भी संकोच नहीं किया। ज्यादा अपनी हवा मत बना, मैंने उसे टोकते हुए कहा। जब क्लास शुरू होने का समय करीब आया तो भीड़ बढ़ गई। लिन्यू ने अपना आखिरी टुकड़ा खत्म किया और अब वो पूरी गंभीरता से मेरी तरफ देख रहा था। झो मियान मियान का क्या? सच में पीछा छोड़ दिया उसका? हाँ, छोड़ दिया, मैंने बहुत ही शांत लहजे में कहा। अब मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर है, अच्छे से बोर्ड एग्जाम गाँव देना है और भविष्य में देश के निर्माण में अपना योगदान देना है। मेरी ये बात सुनकर लिन्यू का चेहरा देखने लायक था। उसने तंज कसते हुए पूछा, अच्छा, तो फिर उस रात मुझसे लो यानरान का कॉन्टैक्ट नंबर क्यों मांगा था? उसने मेरी ओर देखकर पूछा, क्या तुझे सच में नहीं पता था कि वो तुझे कितना चाहती है? मैंने अपना सिर लिन्यू की तरफ घुमाया। तुझे पता है? सबको पता है यार, बस तू ही था जो उस नकली राजकुमारी के चक्कर में अंधा हो रखा था। वो असली राजकुमारी तेरे बगल में थी और तू एक ढोंगी के पीछे भाग रहा था, लिन्यू ने कटाक्ष करते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं गुस्सा होने के बजाय बस अपनी बात पर सहमत होकर सिर हिलाने लगा। सही कहा तूने, तब सच में मैं अंधा ही हो गया था। हम दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि आगे वाली सीट पर हलचल हुई। लियू शियूपिंग ने फिक्र जताते हुए उस झो मियान मियान से पूछा, जो लाल आंखें लिए क्लास में घुसी थी, मियान मियान, आज इतनी देर कैसे हो गई? देखो, शिए शियाओ तो आज कितनी जल्दी आ गया है। झो मियान मियान के कदम वहीं ठिठक गए। उसने अपना सिर घुमाया और लाल आंखों से मुझे पीछे मुड़कर देखा। मैंने भी ऊपर देखा और उसकी तरफ एक नजर डाली। मेरी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वो मुस्कान फीकी पड़ गई। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटाई और लिन्यू की तरफ मुड़कर बोला, भाई थोड़ी इज्जत रख ले, अब ये बातें बंद कर। लिन्यू ने एक व्यंग्यात्मक हूं भरा और झो मियान मियान की तरफ एक नजर डालकर उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। लिन्यू ने झो मियान मियान की तरफ एक नजर डाली, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उधर मियान मियान मुझे बार बार देख रही थी, लेकिन उसे लगा कि मैं तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा हूं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इन 2 दिनों में उसने खुद को बहुत रोक रखा था। एक भी मैसेज ना करना, बस रोज एक मोमेंट स्टेटस अपडेट करना, इस उम्मीद में कि मैं उसे देखूंगा और खुद चलकर उसके पास आऊंगा। लेकिन आज सुबह तक जब उसने एक भी नोटिफिकेशन नहीं देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने मुझे एक मैसेज भेजा, शिए शियाओ, मुझे जियानबिंग गुओजी खानी है। लेकिन जैसे ही उसने सेंड बटन दबाया, उसे सामने एक छोटा सा लाल निशान दिखा। आप दोनों अब फ्रेंड्स नहीं हैं, मैसेज नहीं जा सकता। झो मियान मियान का दिल डूब गया। शिए शियाओ ने उसे डिलीट कर दिया था। कांपते हाथों से उसने मेरी प्रोफाइल खोलकर देखी। वहां कुछ नहीं था, बस एक खाली स्क्रीन। जो गुस्सा और शिकायत उसके मन में कल तक थी, वो अब पल भर में एक गहरी घबराहट में बदल गई। वो इतनी हड़बड़ाहट में थी कि अपनी चीजें समेटे बिना ही नीचे की तरफ भागी। उसे यकीन था कि मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, पर वहां वो जाना पहचाना चेहरा कहीं नहीं था। अरे मियान मियान, तुम रो क्यों रही हो? यान शी, जो अभी अंदर आया था, उसे देखते ही चिल्लाया, क्या हुआ? किसने कुछ कहा?
उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि क्लास में पढ़ रहे या बातें कर रहे बाकी सब बच्चों की नज़रें हमारी तरफ घूम गईं। पर मैं बस अपनी सीट पर झुका हुआ था। अपनी मैथ्स की किताब में वो जवाब लिख रहा था जो अभी अभी मैंने निकाला था। शियाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? झो मियान मियान ने यानशी की तरफ से बढ़ाया गया टिश्यू पेपर नहीं लिया और न ही उसे इस बात की परवाह थी कि पूरी क्लास क्या सोच रही है। वो जानती थी कि लोगों की सहानुभूति कैसे बटोरनी है। आंसू उसके गालों पर मोतियों की तरह गिरने लगे और उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मुझे डिलीट क्यों किया? मेरे कलम की नोक कागज पर एक पल के लिए रुकी। मैं धीरे से उठा और उसकी तरफ देखा। कितना जाना पहचाना मंजर था। वही मासूमियत भरा दर्द, वही भीगी हुई आंखें, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। पिछली जिंदगी में हर बार वो इसी तरह मुझे अपनी कठपुतली बनाकर नचाती थी। मेरी सहानुभूति पाने की पुरानी चाल। लेकिन इस बार मैं बस उसे ठंडी नजरों से देखता रहा। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं बस अपनी फ्रेंड लिस्ट साफ कर रहा था। जो लोग जरूरी नहीं हैं उन्हें हटा दिया। जरूरी नहीं, ये शब्द सुनकर झो मियान मियान के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। मैं तुम्हारे लिए गैर जरूरी हूं? मैं बस खामोशी से उसे देखता रहा, एक शब्द और नहीं बोला। चारों तरफ के छात्र फुसफुसाने लगे थे। सबकी नजरों में अब एक मजेदार गॉसिप का कौतूहल था। लेकिन इससे पहले कि वो और ज्यादा मजे ले पाते, क्लास टीचर कमरे में आ गए। झो मियान मियान ने अपना सिर झुका लिया। उसके आंसू अभी भी थम नहीं रहे थे। लियू शियुपिंग ने चुपके से उसे टिश्यू पेपर थमाया। उसे लगा कि मियान को सबके सामने इस तरह नीचा देखना पड़ा तो शायद वो शर्मिंदा है। लेकिन उसके मन में भी ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर हमारे बीच हुआ क्या है। मियान ने थरथराते हाथों से टिश्यू लिए, धीमी आवाज में थैंक यू कहा और अपनी आंखों को पोंछकर बुझे हुए मन से अपना बस्ता अपनी डेस्क के नीचे रखने लगी। जैसे ही उसने हाथ बस्ते के अंदर डाला, उसकी उंगलियों को कुछ गर्मा-गर्म महसूस हुआ। झो मियान की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला। ये एक नाश्ते का पैकेट था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो जानती थी शियाओ मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। वो तो बस थोड़े नखरे दिखा रहा था, थोड़ा गुस्सा था। उसे लगा कि शायद वो यानशी के साथ आने से जल रहा था। शियाओ का मिजाज भी बहुत अजीब है। वो मन ही मन शिकायत करने लगी, लेकिन साथ ही एक डर भी था जो उसके दिल के किसी कोने में बैठा था। पिछले कुछ दिनों में मेरा बर्ताव उसे समझ नहीं आ रहा था और वो जानती थी कि उसके पीछे घूमने वाले बाकी लड़कों में कोई भी मुझ जैसा नहीं था। उसने अपने गले में पड़ी उस चेन को सहलाया और तय कर लिया, क्लास खत्म होने दो, मैं उसे खुद बात करने का एक मौका दे दूंगी। उसे लगा कि ये उसका बड़प्पन होगा। और रही बात मुझे डिलीट करने की या सबके सामने उसे शर्मिंदा करने की, तो उन सब चीज़ों का हिसाब वो बाद में धीरे धीरे मुझसे चुकता कर लेगी। जैसे ही क्लास की बेल बजी, मैंने उठकर एक लंबी अंगड़ाई ली ही थी कि तभी आगे से झो मियान अपनी लाल आंखों के साथ पलटी। उसने एक चांग फन स्ट्रीम राइस रोल का पैकेट और वही चेन मेरे डेस्क पर पटक दी। उसकी आवाज में वही घिसा पिटा दर्द और शिकायत थी। अगर तुम्हारा मानना है कि हम अब अजनबी हैं तो ये सब वापस ले लो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और अब से बिल्कुल मत करना। इतना बोलकर उसने मेरी तरफ एक ऐसी नजर डाली, आधी दुखी आधी उम्मीद भरी, जैसे वो मुझे माफ करने का इंतजार कर रही हो। मेरे बगल में बैठा लिन यू जोर से आंखें घुमाते हुए बुदबुदाया, भाई क्या यहां कोई सीरियल चल रहा है? मियान वापस अपनी सीट पर मुड़ गई। उसने अपने मन में उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10, 9, 8। उसे पक्का यकीन था कि जैसे ही वो 1 पर पहुंचेगी, मैं उसे मनाने के लिए उसके पास आऊंगा। 10 तक की गिनती पूरी हुई ही थी कि उसे अपने डेस्क पर एक हाथ महसूस हुआ। मैंने वही नाश्ते का पैकेट उसकी टेबल पर रख दिया। उसके होंठों पर जीत वाली मुस्कान तैर ही रही थी कि तभी मैंने जो कहा, उसने उस मुस्कान को वहीं जमा दिया। ये नाश्ता मैंने नहीं खरीदा है, और रही बात इस चेन की, तो ये मैं वापस ले रहा हूं। इसे सेकेंड हैंड बेचकर कुछ पैसे ही मिल जाएंगे, मैंने बेपरवाही से कहा। झो मियान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो वहीं पत्थर की तरह जम गई। उधर मेरा मूड काफी अच्छा था। पहले सोचा तो था कि उससे ये वापस कैसे मांगूंगा, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, पर इसने खुद ही वापस कर दी। मैंने हाथ में ली उस चेन को देखा। धत तेरे की, एक बार पहन लिया, अब तो ये सेकेंड हैंड हो गई। मैंने अपने बगल में बैठे लिन यू की तरफ मुड़कर कहा, लिन यू, तुम्हारे घर के पास वो सेकेंड हैंड ज्वेलरी शॉप है? आज क्लास खत्म होने के बाद मेरे साथ चलना, इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, शायद कुछ 100 का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। लिन यू ने आज महसूस कर लिया था कि मैं सच में अब उस पागलपन से बाहर आ चुका हूं। उसे अंदर ही अंदर तसल्ली हुई। उसे लगा कि शायद कल रात जो प्रपोजल ठुकराया गया, उसी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। लिन यू मुस्कुराया, हाँ, एक दुकान तो है वहां। लिन यू ने सलाह दी, अरे ये तो अभी भी एकदम नई लग रही है, तू इसे सीधे अपनी मम्मी को गिफ्ट कर देना, बेचने में तो बस पैसे का नुकसान ही होगा।
मैंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मी को ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें किसी और ने पहन रखा हो। गंदी हो गई है ये। आगे बैठी झो मियान मियान के सामने जैसे अंधेरा छा गया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो समझ नहीं पा रही थी कि आज शिये शियाओ को क्या हो गया है। उसी समय यानशी भागता हुआ आया। उसने झो मियान मियान की डेस्क पर रखे उस नाश्ते के पैकेट को देखा और बड़े चाव से बोला, अरे मियान मियान, तुम इसे क्यों नहीं खा रही हो? ये नई दुकान का है, मैंने सुबह घंटों लाइन में लगकर इसे खरीदा है। झो मियान मियान के अंदर का गुब्बारा जो पहले से ही फूला हुआ था वो फूट पड़ा। मेरी गंदी है वाली बात सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने सारा गुस्सा यानशी पर निकाल दिया। उसने वो नाश्ते की थैली उठाई और बिना सोचे समझे यानशी के मुंह पर दे मारी। तुम्हें किसने कहा मेरे लिए नाश्ता लाने को? क्या तुम यहां से दफा हो सकते हो? मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। इतना कहकर उसने कुर्सी को एक तरफ धकेला और गुस्से और शर्मिंदगी के बीच क्लास से बाहर भाग गई। यानशी अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। तभी पास ही बैठा एक लड़का जो इस पूरे तमाशे का मजा ले रहा था हंसते हुए बोला, अरे पत्थर यानशी, क्लास की प्रिंसेस को लगा था कि ये नाश्ता शिये शियाओ ने भेजा है, अब पता चला कि ये तेरा है, तो उसे ये पसंद नहीं आया। इसके बाद यानशी ने अपनी झुंझलाहट मुझ पर निकाली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शिये शियाओ, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? ये क्या तुमने खरीदा था? मैंने ठंडी आह भरी और व्यंग्य से कहा, मैंने कब कहा कि ये मैंने खरीदा है? अगर उसने खुद गलतफहमी पाल ली तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर उसकी नाराजगी नहीं झेल सकते तो जाकर उस लड़की को पकड़ो जिसने तुम्हारे कपड़े खराब किए। मुझ पर क्यों भौंक रहे हो? क्या तुम पागल कुत्ते हो? पूरे क्लास में सन्नाटा पसर गया। सब दंग थे। वो मुझे अब तक एक बेहद सौम्य, शांत और संस्कारी लड़के के रूप में जानते थे, पर आज मैं एक अलग ही इंसान लग रहा था। उन्होंने आज मुझे एक एक करके हर उस धारणा को तोड़ते हुए देखा जो उन्होंने मेरे बारे में बना रखी थी। मेरी इस नई आक्रामक शैली ने क्लास के बाकी लोगों के दिमाग में बैठी मेरी उस पुरानी छवि को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। वे सब मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। लिन्यू ने मेरी तरफ अंगूठा दिखाया, थम्स अप, और फिर हक्का बक्का खड़े यानशी की ओर मुड़कर तंज कसा। देख भाई, नरम टमाटर न बन, अब टमाटर पत्थर जैसा सख्त हो गया है। जा अपनी उस देवी को देख ले, कहीं और कोई उसे चटा थैंग न रहा हो, वरना तेरा पत्ता तो वैसे भी कट गया है। यानशी का चेहरा शर्म से लाल और गुस्सा से काला हो गया। उसने मुझे आखिरी बार गुस्से भरी नजरों से घूरा और गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। लिन्यू ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा चकित होकर बोला, भाई तू आज इतना सख्त कैसे हो गया? पर ये जो तूने किया, इसे कहते हैं सरल गालियों से परम आनंद। मुझे अब समझ आ रहा है कि लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने में इतना मजा क्यों आता है। मैंने उसकी तरफ देखकर एक बहुत ही विनम्र और सौम्य मुस्कान दी। सुबह उस हंगामे के बाद से झो मियान मियान ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की थी। सच तो यह था कि वो अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी और बुरी तरह घबराई हुई थी। उसका वो मैनेज ड्रामा आज पूरी तरह फ्लॉप जो हो गया था। उसकी घबराहट के बावजूद उसके अहंकार ने उसे यह मानने से रोक दिया कि मैं वास्तव में बदल गया हूं। उसे बस यही लग रहा था कि मैं उसके उस प्रपोजल को ठुकराने और यानशी के नाश्ते को स्वीकार करने के कारण बस नखरे दिखा रहा हूं। उसने किसी भी लड़के से बात नहीं की, बस पूरे समय एक ऐसी मुद्रा बना रखी थी जैसे वो बहुत बड़ी पीड़ित हो जो अपनी खामोशी से मुझे मना लेगी। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक कांटा चुभने लगा। क्या होगा अगर शिये शियाओ ने सच में मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया? पहली बार उसे सचमुच परित्यक्त, अबैंडन महसूस होने की घबराहट हुई। पूरा सुबह का समय उसका मन भटकता रहा। वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। जैसे ही दोपहर की घंटी बजी, लड़कों का झुंड खाने की ओर ऐसे टूटा जैसे कोई होड़ लगी हो। मैंने भी बिना एक पल गंवाए लिन्यू का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दौड़ पड़ा। लिन्यू बेचारा हांफते हुए चिल्लाया, अरे भाई, कहां भागे जा रहा है? इतनी जल्दी क्या है? मैंने भागते हुए ही जवाब दिया, फर्स्ट ईयर की कैंटीन में स्वीट एंड सोर रिब्स थौचू शॉपाई मिल रही है। ये सिर्फ सोमवार को ही मिलती है। मेरे पीछे झो मियान मियान ने हमारे तेजी से जाते हुए कदमों को देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उसने अपनी डेस्कमेट सहपाठी की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में अब वापस नहीं आएगा? क्या आज दोपहर तुम मेरे साथ लंच कर सकती हो? लियू शियोपिंग ने उसे इस हाल में देखा, आंखों में आंसू, मुरझाया हुआ चेहरा। तो उसकी बेबसी पर तरस खाकर ठंडी सांस भरते हुए बोली, ठीक है, चलूंगी। पर मियान मियान, आखिर तू और शिये शियाओ के बीच हुआ क्या है? जैसे ही यह सवाल आया, झो मियान मियान की आंखें एक बार फिर भर आईं। लियू शियोपिंग ने फौरन अपने हाथ हिलाकर बात टाल दी। अरे छोड़ना, अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। झो मियान मियान ने अपने आंसू पोंछे और फुसफुसाई, चलो हम भी फर्स्ट ईयर वाली कैंटीन ही चलते हैं। और फिर लड़कियों का वो समूह कैंटीन की ओर चल पड़ा। उधर लंबी कतार में खड़े लिन्यू ने नोटिस किया कि मैं लगातार भीड़ में कुछ ढूंढ रहा हूं। उसने उत्सुकता से पूछा, भाई किसे ढूंढ रहा है? किसी का इंतजार है क्या?
मैंने एक हल्की सी आह भरी। सच तो यह है कि मुझे स्वीट एंड सोर रिब्स थौचू शॉप है बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि लो यानरान को ये कितने पसंद थे। पिछली जिंदगी में उसने मुझे कई बार बताया था कि वो फर्स्ट हाई स्कूल इचनू आकर ये रिब्स खाना चाहती है, पर शायद वो मौका कभी नहीं मिल पाया। इसका मतलब है कि उसे ये वाकई बहुत पसंद होंगे, और मेरी उम्मीद सही साबित हुई। मैंने लो यानरान को देखा, जो एक दूसरी लड़की का हाथ थामे कैंटीन के दरवाजे से अंदर भागते हुए आ रही थी। लेकिन तब तक कतार इतनी लंबी हो चुकी थी कि पीछे वालों के लिए खाना बचता भी या नहीं ये कहना मुश्किल था। उसके साथ आई लियो लियू ने एक गहरी सांस ली और लो यानरान की तरफ देखा, जो बाहर से तो शांत दिख रही थी, पर उसकी आंखों में साफ निराशा झलक रही थी। सॉरी यानरान, मेरी वजह से देर हो गई। अगर मुझे अचानक पीरियड की दिक्कत न होती तो हम समय पर यहां पहुंच जाते। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। अगर आज नहीं मिल पाया तो फिर कभी सही, लो यानरान ने उसे दिलासा दिया। हालांकि उसे भी अंदाजा था कि इतनी लंबी लाइन में अब उनका नंबर आना नामुमकिन है, फिर भी वो उम्मीद नहीं हारी और जाकर कतार के सबसे आखिरी में खड़ी हो गई। मजे की बात यह थी कि उनकी कतार के ठीक 2 लोग पीछे ही झो मियान मियान और उसकी सहेलियां भी खड़ी थीं। अब खेल दिलचस्प होने वाला था। झो मियान मियान ने आगे खड़ी लो यानरान की ओर देखा। वो लड़की इतनी प्रभावशाली थी कि बस वहां खड़े रहने से ही सबकी नजरें खींच रही थीं। उधर मैंने एक साथ 3 स्वीट एंड सोर रिब्स की प्लेटें लीं। एक मैंने वहीं खाने के लिए ली और 2 पैक करवा लीं। लिन यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई, तुझे ये इतना पसंद है क्या? 2 पैकेट रात के लिए घर ले जा रहा है क्या? मैंने उसे एक तिरछी नजर डाली। तू अपना काम करना। लेकिन जैसे ही लिन यू ने मुझे उन 2 पैक किए हुए पैकेटों को लेकर लाइन के पिछले हिस्से की ओर बढ़ते देखा, उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसे लगा कि मैं ये सब झो मियान मियान के लिए ले जा रहा हूं। लो यानरान का ध्यान तब तक पीछे वालों की ओर नहीं था जब तक कि उसे मियान मियान की सहेलियों की वो उत्तेजित फुसफुसाहट सुनाई नहीं दी। मियान मियान, देख, शिये शियाओ आ रहा है। हाथ में जो पैकेट हैं वो पक्का तेरे लिए ही होंगे। शिये शियाओ नाम सुनते ही लो यानरान के कान खड़े हो गए। वो नाम उसके लिए इतना संवेदनशील था कि वो चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकी। उसने अपना सिर उठाया और देखा, सच में मेरी हाथ में वे 2 पैक किए हुए स्वीट एंड सोर रिब्स के पैकेट देख झो मियान मियान को लगा कि उसकी जीत पक्की है। उसने धीरे से अपनी आवाज में वो बनावटी रूठना और हल्का सा घमंड घोलते हुए कहा, वो आज हद कर रहा है, मैं उसे बिल्कुल भाव नहीं दूंगी। उसकी नजरों का कोना छिपकर लो यानरान की तरफ गया। लो यानरान वाकई मेरी तरफ देख रही थी, और जिस दिशा में मैं बढ़ रहा था वो साफ तौर पर वही लाइन थी जहां वो दोनों खड़ी थीं। झो मियान मियान का दिल अब पूरी तरह शांत हो गया था। मुझे पता था शिये शियाओ मुझे छोड़ ही नहीं सकता। उसने अपने बाल संवारे और एक मुस्कान के साथ खुद से ही तय कर लिया कि अब वो मुझे माफ कर देगी। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं तो उसे देख ही नहीं रहा था। मेरे पीछे से लिन यू की बुदबुदाहट सुनाई दी। भाई, तू सच में कुत्ता, धोखेबाज, चालबाज है। मियान मियान को यहां खड़ा देखकर भी तू सीधे यहां चला आया। नाटक तो देख। मैं उसकी बकवास को अनसुनाकर सीधा चलता गया। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस एक इंसान पर था जो कतार में सबसे आगे अपनी निराशा को छुपाने की कोशिश कर रही थी। लो यानरान। झो मियान मियान को तो मुझे ख्याल ही नहीं था कि मैं वहां से गुजर रहा हूं। वो तो मेरे लिए सिर्फ रास्ते का एक हिस्सा थी, कोई गंतव्य नहीं। लिन्यू ने मुझे फिर से घूरते हुए कहा, साले, तू बस यही करता रहे। मैं थोड़ा झुंझला गया। उसे टोकने ही वाला था कि तभी मैं लो यानरान के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मेरा इरादा था कि सबसे पहले उसे वो रिब्स दे दूं, फिर लिन्यू की बकवास का निपटारा करूं। लेकिन जैसे ही मैं लो यानरान के सामने खड़ा हुआ, मुंह खोलने ही वाला था कि तभी पीछे से झो मियान मियान की आवाज आई, शिये शियाओ। मेरे हाथ में जो पैकेट था उसे एक नाजुक गोरे हाथ ने पकड़ लिया। मियान मियान ने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया मेरे लिए ये रिब्स पैक करवाने के लिए। मैंने तुरंत एक झटके के साथ अपना बैग उसकी पकड़ से वापस खींच लिया। मियान मियान का चेहरा सकपका गया। वो पूरी तरह हैरान थी। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और साफ साफ कहा, नहीं, मतलब तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये मैंने तेरे लिए बिल्कुल नहीं पैक करवाए हैं। मेरे ये शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, पूरे कैंटीन में सन्नाटा पसर गया। आसपास के लोग हैरान होकर मुझे देख रहे थे, लेकिन उनकी उन उत्सुक नजरों की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने बस लो यानरान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब भी हल्की हैरानी के भाव थे। मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या सोच रहे हैं। मेरी सारी तवज्जो तो लो यानरान पर थी, जिसके चेहरे पर अभी भी वो मायूसी साफ दिख रही थी जो उसे खाना न मिल पाने के कारण हुई थी। मैंने बहुत ही कोमलता से अपनी आवाज में वो सारी नरमी घोलते हुए जो मैंने झो मियान मियान के लिए कभी इस्तेमाल नहीं की थी, कहा, सीनियर खिचे, ये आप दोनों के लिए हैं। मेरी आवाज का अंदाज बदलते ही आसपास खड़े उन लोगों में खलबली मच गई जो अब तक मजे ले रहे थे। ये तो एक बहुत बड़ा ड्रामा था।
स्कूल की दो सबसे मशहूर लड़कियों कोहा के बीच की इस लड़ाई ने सबका रोमांच बढ़ा दिया था। लियुओ ने अपनी सहेली लो यानरान की कमर में एक चुटकी काटी, जिससे यानरान का ध्यान टूटा। वो हड़बड़ाकर अपने होश में आई और अपनी नजरें झुकाकर मेरे हाथों में रखे उन 2 पैकेटों को देखने लगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, मेरे लिए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बनवा लिए थे। देखा कि आप भी इसी लाइन में खड़ी हैं, तो सोचा शायद आपको भी ये पसंद होंगे। मेरी बातें सुनकर झो मियान मियान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। उसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी के मारे पहले नीला और फिर सफेद पड़ गया। चारों तरफ से जो लोग मुझे घूर रहे थे, उनकी नजरों की मुझे कोई परवाह नहीं थी। झो मियान मियान के लिए वो पल असहनीय हो गया था। उसे लगा मानो आसपास के लोग उसे देखकर हंस रहे हैं और उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। उसने एक नफरत भरी नजर मुझे और लो यानरान को दी। फिर अपनी आंखों में आंसू लिए वो कैंटीन से बाहर भाग गई। लियू शियूपिंग ने एक बार अरे कहा और फिर उसके पीछे भाग गई। तभी एक लड़की ने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, शिए शियाओ, म्यान म्यान रोते हुए बाहर गई है। मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, बस एक गहरी उदासीनता थी। मैंने उस लड़की की तरफ देखते हुए सपाट स्वर में कहा, ओह, तो इसमें मेरा क्या लेना देना? लियुओ ने एक संतोष भरी आह भरी। उसे लगा कि उसकी सहेली लो यानरान के लिए अब शायद कोई उम्मीद जगी है। उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथों से वो स्वीट एंड सोर रिब्स के पैकेट ले लिए। शुक्रिया जूनियर, हमें तो लगा था कि आज खाना नसीब ही नहीं होगा। लो यानरान ने भी अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसने उन सब घटनाओं को गौर से देखा था। कैसे मैंने झो मियान मियान को पूरी तरह नजरअंदाज किया, कैसे उसे जवाब दिया और कैसे इन पैकेटों के लिए मैंने इतनी जद्दोजहद की। उसकी नजरों में अब एक अलग ही तरह की गहराई थी। उसकी नजरें मेरी आंखों में थीं। उसे याद था कि कैसे झो मियान मियान ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा था और कैसे मैंने उसे बिना सोचे समझे किनारे कर दिया था। लो यानरान इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि ये सब देखकर उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और अपनी हाई क्लास वाली अंदाज में थोड़ी सख्ती से बोली, मैं तुम्हें इसके पैसे अभी ट्रांसफर कर दूंगी। लियुओ ने पीछे से आंखें घुमाई, आई रोल। उसे पता था कि उसकी सहेली की ये प्राउड वाली आदत फिर जाग गई है। तभी तो लोग उसे बर्फ का फूल हाई एल्टीट्यूड फ्लावर कहते हैं। मैं उसकी इस बात पर बस मुस्कुराया। ठीक है, जैसा आप चाहें। अब हम जाकर बैठते हैं, आप लोग भी अपना खाना ले लीजिए। मैंने लिन्यू को खींचा, जो अभी भी तमाशा देख रहे भीड़ के साथ उलझा हुआ था। जब हम अपनी टेबल पर बैठे तो लिन्यू ने आखिरकार अपने सब्र का बांध तोड़ ही दिया। शिए शियाओ, चल क्या रहा है भाई? तू आज बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसे मैं तुझे जानता हूं। लिन्यू मुझे तब से जानता है जब हम प्राइमरी स्कूल में थे। वो मेरी रग रग से वाकिफ था। मैंने बस एक घूंट पानी पिया और बहुत ही सहज भाव से कहा, बस कुछ पुरानी चीजें समझ आ गई हैं लिन्यू, तू खा ले, वरना ये रिब्स ठंडी हो जाएंगी। लिन्यू को लग रहा था कि नैन ने चाटुकारिता न करने का मतलब शायद बस झो मियान मियान से दूरी बनाना होगा। लेकिन उसने जो आज देखा वो तो बिल्कुल ही अलग स्तर की बेरुखी और कठोरता थी। ये मेरा वो पुराना रूप तो बिल्कुल नहीं था जिसे वो बचपन से जानता था। मैंने उसकी उलझी हुई और चिंतित नजरों का सामना करते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। बात बस इतनी सी है कि अब मुझे सब समझ आ गया है। इस बात की परवाह करने के बजाय कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, अब मुझे खुद की खुशी और सुकून ज्यादा जरूरी लगता है। लिन्यू कुछ पल के लिए सन्न रह गया, फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। एक गहरी मुस्कान के साथ उसने कहा, यह बात मुझे पसंद आई। तू सच में पहले बहुत दिखावा करता था। सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में तू बस लोगों को खुद का फायदा उठाने का मौका दे रहा था। मैंने एक लंबी और राहत भरी सांस ली। लिन्यू, तुझे पता है तेरे पास और दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि तेरी जुबान बहुत जहरीली है। लिन्यू ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। इतने सारे दोस्तों का अचार डालना है क्या? एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। उसके सामने बैठे हुए मुझे अचानक अपनी पिछली जिंदगी की वो सारी कड़वी यादें ताजा हो गईं। मैंने लिन्यू को गौर से देखा। वही इंसान जो पिछली बार मेरे सबसे बुरे दौर में, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब भी मेरे साथ खड़ा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैंने कभी मुंहफट समझकर नजरअंदाज किया था, असल में वही मेरा इकलौता वफादार साथी था। मेरी आंखों में चमक आ गई और मैंने उसकी बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी योजना थी कि मैं ऐसी जगह बैठूं जहां से लो यानरान को देखा जा सके और शायद उसे भी हमारे साथ बैठने का मौका मिले। लेकिन उसने अपना खाना पैक करवा लिया था। जाते हुए उसने एक बार हमारी तरफ देखा। मैंने उसे एक बेहद चमकीली और सुकून भरी मुस्कान दी। लो यानरान ने फौरन अपनी नजरें हटा लीं और उसके जाने की रफ्तार पहले से थोड़ी तेज लग रही थी। सामने बैठा लिन्यू मेरी उस अमूर्खतापूर्ण मुस्कान को देखकर अपना सिर पकड़ बैठा, जैसे उसे ये देखना बर्दाश्त न हो रहा हो। भाई, लो यानरान के साथ क्या चक्कर है तेरा? मुझे तो लगा था कि तू ये सब बस झो मियान मियान को चिढ़ाने के लिए कर रहा है। मैंने उसे एक तिरछी नजर से देखा। क्या ये इतना भी स्पष्ट नहीं था?
लिन यू ने एक ऐसा चेहरा बनाया जैसे कह रहा हो, अच्छा अब कहानी सुनाई दे, और मुझसे पूरी बात उगलवाने के लिए इशारा किया। लेकिन मैंने हंसते हुए सिर हिला दिया। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सच तो ये था कि मुझे एक खजाना मिल गया था जिसे मैंने पिछली जिंदगी में खो दिया था, और अब मैं उसे किसी भी कीमत पर किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहता था, यहां तक कि लिन यू के साथ भी नहीं। लिन यू ने क्या बकवास है वाला चेहरा बनाया, पर मैं पूरी तरह शांत और संतुष्ट था। तभी मेरी जेब में रखे फोन में कंपन वाइब्रेशन हुआ। फोन की स्क्रीन पर वो प्रोफाइल पिक्चर चमक रही थी जिसे मैंने पिछली जिंदगी में न जाने कितनी बार देखा था, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि उससे कोई बात शुरू कर सकूं। नीचे एक वीचैट रेड पैकेट कैश आया था। मैंने उस पैसे को नहीं छुआ। टाइप किया, सीनियर, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। पिछली बार की मिल्क टी और आज के खाने को मिलाकर आप मुझे कभी एक बार खाना खिला दीजिएगा। मैसेज भेजकर मैं बेसब्री से इंतजार करने लगा, लेकिन अभी लो यानरान का जवाब आया ही नहीं था कि तभी एक और मैसेज पॉप हुआ, झोउ मियान मियान का। शिए शियाओ, मैं पुराने वाले अड्डे पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अगर तुम नहीं आए तो मैं यहां से नहीं हिलूंगी। उसे पढ़कर मेरी भौहें चढ़ गईं। धत तेरे की, मैं तो ये भूल ही गया था कि इसे अभी तक ब्लॉक नहीं किया है। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए झट से उस नंबर को ब्लॉक किया और चेहरे पर एक अजीब सी सुकून वाली मुस्कान तैर गई। मेरे चेहरे के बदलते भावों को देख लिन यू घबरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक पल में मेरे चेहरे पर इतनी खुशी और दूसरे ही पल वो पत्थर सी गंभीरता कैसे आ गई। उसने डरते हुए पूछा, भाई तू पागल तो नहीं हो गया? क्या हुआ? फिर से कोई पंगा हुआ है क्या? लिन यू ने कांपते हुए कहा, भाई तू सच में मुझे डरा रहा है। जा किसी मंदिर में जाकर मत्था टेक ले। सच कहूं तो इन सालों में तू मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तेरे ऊपर कोई काला जादू या डाउन तो हेड छांथो कर दिया हो। उसने एक लंबी सांस ली और गंभीरता से पूछा, सच बता, तू उस झो मियान मियान में आखिर देखता क्या था? न वो बहुत खूबसूरत है, न पढ़ाई में तेज है, बस वो सॉफ्ट बनने का नाटक और हर काम में नकारापन। वो हर समय लाचारी का ढोंग करती है। मुझे तो उसका एक भी गुण समझ नहीं आता। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत गंभीरता से उन यादों को कुरेदने की कोशिश की कि आखिर मैंने उसे पसंद करना शुरू क्यों किया था। हम क्लास 10वीं में साथ थे। उसके घर की हालत बहुत खराब थी, स्कूल की फीस तक माफ थी। उस समय मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बस इतना लगता था कि वो बहुत सज्जन है, किसी को मना नहीं करती। लेकिन फिर वो दिन आया जब मैंने उसे उस गली में देखा जहां अक्सर आवारा बिल्लियां घूमती थीं। पिछली गली के उस सुनसान पिछले दरवाजे पर वो पतली दुबली आकृति खड़ी थी। वो बिल्ली का खाना लेकर उन्हें बड़े प्यार से खिला रही थी। उस दिन का वो दृश्य मेरी यादों में पत्थर की लकीर की तरह छप गया था। आज भी मुझे वो नज़ारा साफ याद है, लेकिन अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो बस एक फीकी मुस्कान आती है। मैंने लिन यू की तरफ देखते हुए कहा, शायद तब मैं सच में भूत प्रेत के साए में था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी। मैंने आगे कहा, देखो, किसी को पसंद करना और उसके लिए कुछ करना, इसमें कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जब अंत में हकीकत सामने आई तो बस पछतावा और गुस्सा ही हाथ लगा। इसीलिए इस बार मैं वो गलती दोबारा नहीं करने वाला। दोपहर की छुट्टी खत्म होने तक मैं बार बार फोन चेक करता रहा, लेकिन लो यानरान का कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि आज का लंच प्लान वहीं खत्म हो गया। तभी आगे बैठी एलियू श्यूपिंग ने पीछे मुड़कर मुझसे पूछा, शिए शियाओ, मियान मियान कहाँ गई है? क्या तुम्हें पता है? मैंने उसे बिल्कुल अजीब और अनचाही नजरों से देखा, जैसे पूछ रहा हूं कि क्या वो पागल है। मुझे कैसे पता होगा? उसकी सीट के पास तुम बैठती हो, सहपाठी तुम हो, तो ये सवाल मुझसे क्यों तुझे नहीं पता? तो मुझसे क्यों पूछ रही है? मैंने बेपरवाही से कहा। लियू श्यूपिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मियान मियान साइड गेट वाले गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें उसका मैसेज नहीं मिला? तुम्हें पता तो था कि वो कहाँ है, फिर भी तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? मैंने उसे बस एक बेजुबान और थकी हुई नजर से देखा, जैसे कह रहा हूं कि तुम्हारा पागलपन अब बर्दाश्त से बाहर है, और बिना कुछ कहे अपनी किताबों में सिर झुकाकर सवाल हल करने लगा। मेरे बगल में बैठे लिन यू ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लियू श्यूपिंग, पता है ड्रामा में तू कैसी दिखती है? मियान मियान को लगता है वो कोई मेन लीड हीरोइन है और तू बस उसकी दासी है। वो जो कहती है तू आंख बंद करके वही करती है। लियू श्यूपिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जुबान संभाल, तू ही होगी दासी, मैं नहीं। वो गुस्से में झटक कर दूसरी तरफ मुड़ गई और उसके बाद उसने पूरे दिन झो मियान मियान का नाम तक नहीं लिया। उधर झो मियान मियान सच में साइड गेट वाले गार्डन में पूरा लंच ब्रेक खराब कर चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि मैं भागता हुआ आऊंगा, लेकिन जब मैं नहीं आया तो उसका सब्र टूटने लगा। क्लास शुरू होने का समय करीब था और घबराहट में उसने लियू श्यूपिंग को ग्रीन बबल वीचैट पर मैसेज करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सहेली से उम्मीद की थी कि वो मुझे चुपचाप याद दिलाएगी, लेकिन जब उसने मैसेज भेजा तो जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए। लियू श्यूपिंग ने रूखा सा मैसेज किया, मुझे क्या पता,
तुम दोनों के झगड़े तुम ही सुलझाओ। क्या तुम दोनों के पास मुंह नहीं है कि खुद बात नहीं कर सकते? मैसेज की भाषा में छुपी नाराजगी इंटरनेट के पार भी साफ महसूस की जा सकती थी। झो मियान मियान दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि जब वो क्लास में नहीं थी तो ऐसा क्या हो गया कि ल्यू शिपिंग का नजरिया ही बदल गया। लेकिन वो क्लास छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वापस क्लास में आ गई। क्लास में आकर उसने देखा कि मैं अपनी सीट पर बैठा हूं। वो उम्मीद कर रही थी कि शायद मैं उसे देखूं या कुछ बोलूं, लेकिन मैं पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और सवालों में डूबा हुआ था। मैंने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, जैसे वो इस कमरे में है ही नहीं। झो मियान मियान की आंखों में फिर से आंसू भरने लगे। सच तो यह था कि उसे अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है और मैं इतना बदल कैसे गया हूं। पूरा दिन उसका सिर्फ इस इंतजार में गुजरा कि कब शाम की क्लास खत्म हो और वो मुझे अकेले में पकड़ सके। हमारे स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए नाइट स्टडी वांशो अनिवार्य है, लेकिन बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। झो मियान मियान ने पूरे दिन लगभग कुछ नहीं खाया था। दोपहर में उसने बस एक ब्रेड खरीदा था और अब उसे एहसास हुआ कि उसके कार्ड में 90 युआन से भी कम बचे हैं। जैसे ही क्लास खत्म होने की घंटी बजी, उसने मेरी तरफ मुड़कर धीमी और कांपती आवाज में कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं। अब उसकी आवाज में वो पहले वाला हक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी झिझक थी। लिन्यू अपनी जगह से उठा और मुझे आवाज दी, चल रहा है ना? वो नेकलेस हार वापस बदलने का काम बाकी है, भूल गया क्या? हाँ, चल रहा हूं, मैंने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही मैं उठने वाला था, मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। झो मियान मियान की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में थी। शिए शियाओ, वो हार तुमने मुझे गिफ्ट किया था, क्या तुम सच में उसे नहीं चाहते? मैंने आखिरकार उसे सीधे आंखों में देखा, फिर अपनी नजर उस हाथ पर डाली जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने बहुत आराम से उसका हाथ झटक दिया। तुमने खुद ही तो कहा था कि वो हार तुमने मुझे वापस कर दिया है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर अब सवाल कैसा? मैं उस हार का क्या करूंगा, ये मेरा फैसला है, मैंने बेरुखी से कहा। लेकिन मुझे पछतावा हो रहा है। झो मियान मियान ने धीमी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, शिए शियाओ, मुझे वो फिर से चाहिए। मैंने अफसोस जताने वाले अंदाज में सिर हिलाया। अफसोस, पर अब मैं वो तुम्हें वापस देने के मूड में नहीं हूं। इतना कहकर मैंने लिन्यू की तरफ देखा और कहा, चल। झो मियान मियान कुर्सी पर बैठी मुझे जाते हुए देखती रही और मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसे अपनी आंखों में नमी महसूस हुई और उसने अपना सिर झुका लिया। वो मन ही मन सोच रही थी, मैंने आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया? उधर यान शी, जो काफी देर से इंतजार कर रहा था, मेरे जाते ही झो मियान मियान के पास पहुंचा। उसने उसके सामने झुककर एक टिश्यू पेपर बढ़ाया। मियान मियान, दुखी मत हो, लगता है शिए शियाओ का दिल बदल गया है। मैंने उसे आज दोपहर कैंटीन में लो यानरान से बातें करते देखा था। वो लड़का तेरे काबिल नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि झो मियान मियान ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। वो खड़ी हुई, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और यान शी को एक तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए बोली, शिए शियाओ ऐसा नहीं है, और तुम मुझसे दूर रहा करो। इतना कहकर वो भी वहां से तेजी से निकल गई, यान शी को वहीं सन्न और अपमानित छोड़कर। मैं और लिन्यू नेकलेस को बेचने और फिर रात का खाना खाने के लिए स्कूल गेट की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे फोन ने वाइब्रेट किया। लो यानरान का मैसेज था। क्या खाना है अभी? मेरे कदम वहीं ठिठक गए। मैंने लिन्यू की तरफ मुड़कर कहा, मैं नहीं जा रहा। क्यों? पछतावा हो गया? लिन्यू भी रुक गया और मजाक में बोला, वैसे भी इस चीज को रीसेल करना वाकई बहुत घाटे का सौदा है। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि मेरा इरादा क्या है। मैंने अपनी जेब से वो नेकलेस निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। तू जा और इसे बदल ले। आज रात तू जो भी खाएगा उसका पूरा बिल मैं भरूंगा। मुझे अभी एक जरूरी काम है तो मैं निकल रहा हूं, बाद में तुझे पार्टी दूंगा। इतना कहकर मैं बिजली की रफ्तार से मुड़ा और वापस स्कूल की ओर दौड़ने लगा। लिन्यू ने पीछे से मुझे आवाज दी, अबे ओए, ये तो बता इसे कितने में बेचना है? पर मैं बिना पीछे देखे दौड़ता गया और बस हाथ हिलाकर उसे विदा कह दिया। मेरी धड़कनें तेज थीं। पिछली बार यानरान के साथ खाने की जो हसरत अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करने का मौका आ गया था और अब मैं एक पल भी गंवाना नहीं चाहता था। लिन्यू चाहे अपने हाथ में उस हार को देखकर माथापच्ची करता रहे, मुझे अब इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। सच कहूं तो वो हार तो मैं वापस लेना ही नहीं चाहता था। वो तो बस एक बहाना था लिन्यू के साथ वक्त बिताने का। अब वो जो भी मिल जाए वो तो एक बोनस की तरह है। उस मी चोर मुफ्तखोर झो मियान मियान से पीछा छूटने के बाद मेरी जिंदगी में जो सुकून आया था वो बेमिसाल था। मैं भागते हुए टीचिंग ब्लॉक के नीचे पहुंचा और लो यानरान को मैसेज किया, सीनियर, मैं नीचे आ गया हूं, आप कहाँ हैं? तभी थोड़ी दूर से एक आवाज आई, हे यहां देखो। मैंने उस दिशा में देखा। वहां लो यानरान अपनी उसी सहेली के साथ खड़ी थी जो दोपहर में भी उसके साथ थी। मैंने चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान सजाई और उनकी ओर दौड़ पड़ा। सॉरी, मुझे मैसेज थोड़ा देर से मिला,
मैंने हाँफते हुए कहा। लो यानरान ने मुझे अपनी ओर आते देखा, ढलती शाम की रोशनी में। जब मैं उसकी ओर भाग रहा था तो मेरे चेहरे पर जो वो सौम्य मुस्कान थी, उसने उसे एक पल के लिए थाम लिया। ये दृश्य ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।